शुरू है। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग अगली कड़ी में मानव भूगोल का विषय क्षेत्र, मानव भूगोल का कहाँ कहाँ प्रभाव है, किस प्रभाव से मानव भूगोल प्रभावित होता है, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मानव भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि मानव के जीवन से संबंधित, मानव की क्रिया से संबंधित सारी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल है। तो मानव का क्षेत्र भी विशाल है। मानव के प्रारंभिक काल से अभी तक, आज तक कई क्रियाएं होती रही है, कई कार्य जो करते रहे हैं, किए भी हैं, करने भी वाले हैं, और उनका सारा कार्य, बार बार हम लोग इस बात को दोहराते हैं कि मानव का जितना भी कार्य है वो सब करता जरूर है मानव, लेकिन उसका साधन, उसका माध्यम, उसका विषय वस्तु, उनके थीम, उनके सेंटर सारे प्रकृति होते हैं। इसीलिए प्रकृति के बिना मानव का कोई कार्य नहीं होता। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि प्रकृति का क्षेत्र इतना विशाल है कि जिसको मानव कितना भी छूता है तो कम ही छूता है, उसमें कितना भी हस्तक्षेप करता है तो कम ही करता है। मानव जितना भी कार्य करता है बहुत कम करता है। इसलिए प्रकृति का क्षेत्र विशाल है, मानव का कार्य का अनंत है, मानव के कार्य का कहीं अंत हो ही नहीं रहा है। एक आवश्यकता की पूर्ति होती है कि दूसरी आवश्यकता के लिए तत्पर रहता है, उसकी खोज शुरू कर देता है, उसमें कार्य करना शुरू कर देता है और प्रकृति से भी छेड़छाड़ शुरू करता है, प्रकृति से भी अंतर संबंध स्थापित करता है, प्रकृति से भी अंतर प्रक्रिया करती है। इसलिए मानव का कार्य जितना ही विशाल है उतना ही मानव भूगोल का क्षेत्र है। वैसे हम लोग भी जानते हैं कि मानव मुख्य रूप से एक सामाजिक प्राणी है, और मानव एक सामाजिक प्राणी है तो मानव स्वयं समाज के साथ साथ प्रकृति का भी एक प्राणी है और प्रकृति के साथ कार्य भी करता है। इसलिए मानव भूगोल का क्षेत्र विशाल है। अब मानव भूगोल के कार्य को, मानव भूगोल के क्षेत्र को हम लोग किसी खास विशेषता के अंतर्गत रखेंगे, तभी उसका ये अंदाजा मिल सकता है कि मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र क्या है। तो मानव भूगोल का कार्य क्षेत्र क्या है कि मानव जितनी भी क्रियाएं करते हैं या मानव करने का प्रयास करता है वो सभी उसका कार्य है। जैसे एक किसी उद्योग से संबंधित हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मुझे इस्पात उद्योग चलाना है। क्या इस्पात उद्योग का बहुत बड़ा फैक्ट्री एक ही बार हम लगा देंगे? ऐसा संभव नहीं है। उसमें पिलर, उसमें नट बोल्ट, उसके हौज, उसके इलेक्ट्रिक, उसके पावर, उसके विभिन्न तरह के कार्यों को समावेश करके तब हम किसी इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करते हैं, इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं। और जब वह स्थापित हो जाता है तो उसमें विभिन्न रूपों में कार्य होता है, विभिन्न क्षेत्रों में कार्य होता है, विभिन्न पार्ट्सों का निर्माण होता है, विभिन्न तरह के कच्चे माल लगते हैं, तब वह जा कर के वह प्रोडक्शन शुरू करता है। ऐसी स्थिति में हम लोग मानव के कार्य क्षेत्र को भी लेते हैं। मानव का कार्य क्षेत्र, मानव के जितने कार्य हैं उतने उसका क्षेत्र हुआ, उसका उतना चादर हुआ कि जितना बड़ा चादर है उतना ही बड़ा शरीर को हम फैला सकते हैं। लेकिन प्रकृति रूपी चादर इतनी बड़ी है
और मानव का हाथ छोटा है, लेकिन मानव का ज्ञान इतना बड़ा है कि न उसका अंत हो रहा है और प्रकृति से संबंध स्थापित करते जा रहा है। तो हम लोग मानव भूगोल के क्षेत्र में एक संक्षिप्त वर्णन करने का प्रयास करते हैं, चूँकि सभी कार्यों का वर्णन संभव नहीं है। तो मानव भूगोल का जो क्षेत्र है, मानव भूगोल का क्षेत्र को हम लोग मुख्य रूप से प्रमुख शाखा में बांटते हैं। प्रमुख शाखा में बांटते हैं, फिर प्रमुख शाखा को उप शाखा में बांटते हैं, फिर उप शाखा को भी कई भाग में बांटते हैं, और लास्ट में हम देखते हैं कि मानव का हर एक कार्य किसी न किसी विज्ञान से, किसी न किसी विषय से अंतर संबंध स्थापित करता है। तो उसका अन्य विज्ञान या अन्य विषय से भी, अन्य विषय से संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से हम लोग मानव भूगोल के क्षेत्र को बांटने का प्रयास करते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग प्रस्तुत करते हैं कि मानव का एक कार्य है आर्थिक कार्य। मानव का एक कार्य है आर्थिक कार्य। एक को हम बांटने का पहले प्रयास करते हैं। आर्थिक कार्य, आर्थिक कार्य संबंधित है इकोनॉमिक्स से, या इकोनॉमिक्स से है। आर्थिक कार्य कई प्रकार के होते हैं, जैसे कृषि है, उद्योग है, मृदा है, यातायात है, व्यापार है। अब कृषि भी, कृषि से जो संबंधित है वो आपका कृषि भूगोल है। उद्योग से है, औद्योगिक भूगोल है। मृदा से है, मृदा भूगोल है। यातायात से है, यातायात भूगोल है। और इस तरह से व्यापार से है तो व्यापारिक भूगोल है। एक ही कार्य है आर्थिक कार्य, और आर्थिक कार्य से इतने तरह के भेद उपभेद होते जा रहे हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि ये सभी का संसाधन किससे है संबंध? संसाधन से है, यानी रिसोर्स से है। और रिसोर्स जो है वह क्या हुआ? रिसोर्स भूगोल है। तो आर्थिक भूगोल, रिसोर्स भूगोल में वाटर रिसोर्स है, फॉरेस्ट रिसोर्स है, सॉइल रिसोर्स है, पावर रिसोर्स है। पावर के भी कई भेद हैं। कोल रिसोर्स है, पेट्रोलियम रिसोर्स है, गैस रिसोर्स है, और भी कई तरह से भी इसको विभेद किया जा सकता है। इसलिए हम लोग मोटा मोटी यह एक उदाहरण से देखे हैं कि अगर आर्थिक कार्य के आधार पर जो हमारा आर्थिक भूगोल बना, आर्थिक भूगोल, ये आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इसको भी अगर हम कई ब्रांचेज में बांटते हैं तो बांटना असंभव सा लगता है, कड़ी का अंत होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग शाखा उपशाखा में बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी आर्थिक भूगोल का क्षेत्र, मानव भूगोल का क्षेत्र, सामाजिक भूगोल का क्षेत्र, जिस किसी भी जितने भी भूगोल हैं, जितने भी मानव के कार्य हैं, सभी कार्य एक दूसरे से लिंक बनाए हुए, जुड़ा हुआ है, जिसको अंत कर देना उचित नहीं लगता है। और ये सारे कार्य एक दूसरे से संबंधित है। इसलिए मानव भूगोल के कार्य क्षेत्र को
हम लोग मोटा मोटी रूपों में बांटते हैं। मोटा मोटी रूपों में क्या बांटते हैं उसको देख लीजिए। मानव भूगोल का क्षेत्र, मुख्य भाग जो है सामाजिक भूगोल, ठीक है। अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, और आपदा से संबंधित प्रबंधन भूगोल। इस तरह से हम लोग मानव भूगोल के क्षेत्र में, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में, विषय मैटर में, सब्जेक्ट मैटर में हम लोग मुख्य रूप से ये 5 भाग में बांटते हैं। सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी, और ये आपदा से मैनेजमेंट से संबंधित भूगोल। इस तरह से हम लोग 5 तरह के मुख्य शाखा में मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र में हम बांटते हैं, और जिसको कई उप क्षेत्रों में बांटा गया है। अब सामाजिक भूगोल की बात करते हैं। वैसे भी हम जानते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विकास के लिए, समाज के निर्माण के लिए वह प्रकृति से संबंध स्थापित करके इस तरह से हम लोग मानव भूगोल के प्रमुख क्षेत्र में बांटे हैं। सामाजिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल और आपदा प्रबंधन भूगोल। ये 5 भाग तो हम लोगों ने किया है, जिनको सारे कार्यों को किया गया है, प्रयास किया गया है कि सभी कार्य को इस बीच में समावेश किया जाए। सामाजिक भूगोल में हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और समाज का अस्तित्व उसी का है, और मनुष्य भी समाज का अस्तित्व है, और समाज भी मनुष्य का अस्तित्व है। दोनों में पारस्परिक संबंध है। चूँकि मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, मनुष्य समाज के बिना कोई कार्य कर नहीं सकता, और समाज भी मनुष्य के बिना स्थापित नहीं हो सकता। इस तरह से हम लोग सामाजिक भूगोल में इसको बांटे हैं। सामाजिक भूगोल में हम आप वैसे भी जानते हैं कि मानव का बसाव है, मानव का रहने का जगह पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में है, और विभिन्न क्षेत्र विभिन्न तरह के प्राकृतिक परिवेशों में बंधा हुआ है, जहां उनके रहन सहन का व्यवस्था एक दूसरे क्षेत्र से भी अलग है। और इस तरह से अधिवास का, ये सामाजिक भूगोल का, सामाजिक ज्ञान से संबंधित जो भूगोल है, उस सामाजिक भूगोल का निर्माण होता है। सामाजिक भूगोल में कई तरह के भूगोल के उपशाखा हैं। जैसे इसका कल्याणकारी विचार है, कल्याणवादी भूगोल है, सामाजिक कल्याणवादी भूगोल, समाज व्यवहारिक भूगोल, कई महामारियों से जूझता है, महामारी भूगोल, और इस तरह से कई इसको उपक्षेत्र किए जा सकते हैं। नैत्य भूगोल है, नारी भूगोल है, पुरुष भूगोल है, लिंगीय भूगोल है। इस तरह से मानव भूगोल के क्षेत्र में समाज से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसको किया जाता है, जो सामाजिक भूगोल का अंग होता है। दूसरे महत्वपूर्ण कार्य है, वैसे भी मनुष्य के 3 आवश्यक चीज़ है, भोजन, वस्त्र और आवास। तो भोजन के और वस्त्र के लिए जो भी कार्य करते हैं वह तो अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित है। एक कार्य है अधिवास भूगोल, रहने का उसका जगह, रहने के आधार पर भी अधिवास सेटलमेंट जगह हुआ, सेटलमेंट ज्योग्राफी हुआ। सेटलमेंट ज्योग्राफी को भी
अधिवास भूगोल को भी कई रूपों में हम लोग उपशाखा में बांटते हैं। जैसे नगरीय भूगोल, नगरीय भूगोल शहरी वातावरण वाले जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें नगरीय भूगोल हुआ। दूसरा जब इसको बांटेंगे तो एक होगा ग्रामीण भूगोल। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि कार्य से संबंधित लोगों रहते हैं, वहाँ जो उनका परिवेश बनता है, वहाँ जो भूगोल का निर्माण होता है, मानव के कार्यों का जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य होता है, उस तरह से उसका एक नाम होता है ग्रामीण भूगोल। महानगरीय भूगोल, न वो शहर है न वो देहात है, एक बहुत बड़ा शहर है, नगरीय भूगोल। तो इस तरह से कई शाखा इसको भी हम लोग बांटते हैं जो उपशाखा में होता है। अब जनसंख्या भूगोल है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या से संबंधित बात करते हैं मानव का, कहाँ कितना बसाव है, कहीं घना है, कहीं मध्यम है, कहीं न्यून है, कहीं का घनत्व अधिक है, कहीं का घनत्व कम है, कहीं स्त्री की संख्या अधिक है, कहीं पुरुषों की संख्या अधिक है, कहीं बच्चों की संख्या अधिक है, कहीं वृद्ध अवस्था के लोगों का भी संख्या अधिक है। इस तरह से जनसंख्या भूगोल को भी कई उपशाखाओं में बांटा जा सकता है। उसी तरह से आर्थिक भूगोल है। आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से अर्थ से संबंधित है। वह जितने भी कार्य मनुष्य अर्थ पाने या अर्थ लाने या अर्थ लगाने का कार्य करता है, वह सभी आर्थिक भूगोल के क्षेत्र में होते हैं। और आर्थिक भूगोल मुख्य रूप से संसाधन से संबंधित होता है, रिसोर्स से संबंधित होता है, इसलिए आर्थिक भूगोल को आर्थिक और संसाधन भूगोल भी नाम रखते हैं। आर्थिक भूगोल में कृषि भूगोल, कृषि से संबंधित, उद्योग भूगोल, उद्योग से संबंधित, व्यापार से संबंधित, व्यापारिक भूगोल, कॉमर्शियल भूगोल जिसको ज्योग्राफी आप कहते हैं, उसी तरह से आर्थिक भूगोल को भी कई क्षेत्रों में बांटते हैं। और आर्थिक भूगोल में कुछ रिजर्व रिसोर्स होता है जो जिस संसाधन कहलाता है। संसाधन में जैसे जल संसाधन भूगोल है, सॉइल मृदा संसाधन भूगोल है, वनस्पति संसाधन भूगोल है, फिशरीज है, आदि आदि जितने भी कार्य हैं उस कार्य के आर्थिक रूप को देखते हुए आर्थिक भूगोल का निर्माण होता है। और आर्थिक भूगोल के भी कई उपशाखाएं होते हैं। अब आते हैं हम लोग आपदा से संबंधित भूगोल के बारे में। पृथ्वी के सभी क्षेत्र का वातावरण एक समान नहीं है और पृथ्वी पर विभिन्न क्षेत्रों में लोग विभिन्न रूपों में रहते हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं, कोई पठारी क्षेत्र में रहते हैं, कोई रेगिस्तानी क्षेत्र में रहते हैं, कोई मैदानी क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ कई तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटित होती रहती है। तो प्राकृतिक घटना से बचने के लिए भी जो हम उपाय सोचते हैं, जो उसकी रचना का एक भूगोल तैयार करते हैं, उस तरह से प्रबंधन भूगोल कहलाता है, मैनेजमेंट ज्योग्राफी कहलाता है, जो आपदा से संबंधित है। या आपदा मतलब हुआ कि प्राकृतिक जो दुर्घटनाएं घटित होती रहती है वह उस तरह से है। तो विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न तरह के प्रबंधन करने होते हैं। अब जल क्षेत्र में रहना है, जल की वहाँ मात्रा अधिक है, स्थल का संख्या कम है, तो वैसे जगह पर हम जल से किस तरह से रहेंगे, वैसे प्रबंधन का मैनेजमेंट करना होगा, वैसे भूगोल की एक रचना करनी होगी। उसी तरह से अगर पर्वतीय क्षेत्र में हैं हम तो हमारा कैसा कार्य होगा, पर्वतीय क्षेत्र में मेरा आवास किस रूप में बनेगा, पर्वतीय क्षेत्र में मेरा कृषि कैसे होगा, पर्वतीय क्षेत्र में अगर जल की असुविधा है जिस क्षेत्र में जल कैसे आएगा, और वर्षा होती है ढाल के अनुकूल सभी जल बह जाते हैं वहाँ से, तो जल को रोका कैसे जाएगा, जल से कृषि कैसे होगा। इस तरह से ये प्रबंधन का कार्य करना होगा। कोई उद्योग स्थापित करना है, उद्योग के लिए वहाँ यातायात का असुविधा है, फिर भी वहाँ से मटेरियल कैसे आएगा, वहाँ सामान कैसे बनेंगे, वहाँ से सामान बाहर कैसे जाएगा। इस तरह से आपदा से संबंधित प्रबंधन भूगोल भी होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि मानव भूगोल का क्षेत्र बहुत ही व्यापक क्षेत्र है। मनुष्य का जितना कार्य है उतना मानव का भूगोल का शाखा है, उतना मानव भूगोल का कार्य है। इसीलिए हम लोग समस्त कार्यों को एक समावेश करने के लिए, एक जगह बांधने के लिए हम लोगों ने 5 प्रमुख क्षेत्रों में उसको बांटा है और उसी 5 प्रमुख क्षेत्रों को कई उप क्षेत्रों में बांटा है। तो इस तरह से मानव भूगोल का क्षेत्र एक बहुत ही बड़ा व्यापक है और वह प्रकृति से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से अंतर संबंध स्थापित करता है, सामाजिक क्रियाएं करता है, सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत
रहने, उसके विभिन्न तरह के कार्यों, विभिन्न तरह के उपायों, विभिन्न तरह के प्रबंधनों आदि से ये संबंधित रहता है। इसलिए भूगोल के क्षेत्र, मनुष्य के जितने क्षेत्र हैं, मनुष्य के जितने कार्य हैं, पृथ्वी का जितना क्षेत्र है, मनुष्य जितना वह प्रकृति से अंतर संबंध स्थापित करता है, छेड़छाड़ करता है, उससे जो विभिन्न तरह के रचनाएं कार्य करते हैं, उसके आधार पर विभिन्न तरह के भूगोल का विकास होता है, जो मानव भूगोल का ही क्षेत्र